उनके साथ जाएंगे। वहीं जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के अलावा पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला को ईमेल के माध्यम से इस्तीफा भेजा है। तो वहीं उनके इस्तीफे में लिखा गया है कि तत्काल प्रभाव से उनका त्यागपत्र माना जाए। वर्तमान में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के प्रभाव में हरियाणा की सभी 2 लोकसभा सीटों के साथ ही राज्य का राजनीतिक माहौल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जांच और संभावित परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो वहीं नेताओं का लगातार पार्टी बदलने का दौर भी जोरों पर है। ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। बहरहाल आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। तो हमारे साथ जल्द ही मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। आज चाहे बाबा केदार के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों के काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे महाकालेश्वर भाइयों उज्जैन के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, और चाहे भाइयों हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया उसके जीर्णोद्धार की बात हो, लगातार इस सरकार ने भाइयों इस संस्कृति का संरक्षण किया है। मोदी जी ने जब ये हरियाणा की धरा के ऊपर आकर के इसका वाहन किया, 10 वर्षों के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी नेताओं का दलबदल का दौर भी लगातार जारी है। तो हाल फिलहाल में ही आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है और वह कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। तो उनकी पत्नी प्रेमलता भी बीजेपी छोड़ चुकी हैं और अब कांग्रेस के साथ जुड़ सकती हैं। बड़ा झटका ये बीजेपी को लगा है। तो वहीं अगर बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी में भी निशांत सिंह प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा पत्र दे दिया है। अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जिन्होंने अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। अंबाला में मुख्यमंत्री की ये रैली रही, जहां पर उन्होंने अपने सरकार की सभी उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामों की भी सराहना की है। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों के बारे में भी उन्होंने जानकारी देते हुए उनकी सराहना की है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के कामों को जनता को गिनवाया। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। तो उन सभी का आपसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ रामराजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं, रविंद्र सिंह ढूल प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुके हैं, विभा पांडे प्रवक्ता जेजेपी और अनुसूरा प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। शुरुआत करेंगे आज की इस चर्चा की। सबसे पहले रामराजी जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है या नहीं, ये तो आप ही मुझे बताएंगे। मैं आप ही से ये सवाल लेना चाहूंगी कि हर वक्त हम कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेता आपसे संभल नहीं रहे हैं और पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। आज बीजेपी में ऐसा हुआ है, तो बीजेपी के इस बड़े झटके को आप कैसे देखते हैं? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए हों, चंद्रयान चांद पे चला गया है, G20 का बहुत सफल आयोजन हुआ है, जिससे विदेशों में हमारी धाक बढ़ेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा और क्या नाम है, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हो गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटकी है। अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे उन राज्यों की देश जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई थी, तो चुनाव में जरूर ले चुकी है। ऐसे हरियाणा में भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने बहुत ही ये सब तो हम डिस्कस करते रहेंगे, हमारे पास बहुत समय है रामराजी जी। पर आपसे मेरा ये सवाल है कि वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता जी, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, क्यों छोड़ दी है, क्या कारण रहा है? और मुझे एक बात बताइए, क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा?
देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे आदरणीय हैं, हम उनका क्या नाम है इज्जत करते हैं। वही चौधरी साहब है, हमारे बांगर के हैं, हमारे जिले से हैं। रविंद्र भी मेरा भतीजा है, ये भी हमारे दिन के रहने वाले हैं। वही चौधरी साहब हैं जो पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते थे और वो ये कहते थे भाई मेरा तो भाई क्या नाम है चिट्ठी भी आ गई थी राष्ट्रपति भवन पे और तो उसमें मंत्रिमंडल में मेरा नाम था। एन वक्त पे वहां से फोन आ गया राष्ट्रपति भवन से, जी आपका नाम काट दिया गया है। हमने इतना बड़ा सम्मान दिया, केंद्र में मंत्री बनाया, उनके लड़के को क्या नाम है एमपी लोकसभा की हिसार से टिकट दी, उनकी वाइफ को एमएलए की टिकट दी। इतना बड़ा सम्मान तो मैं समझता हूँ और किसी पार्टी ने दिया नहीं। कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने दिया नहीं और इसलिए वो हमारे पास आए भी थे। अब वो क्यों गए हैं, क्या महत्वाकांक्षा जगी है इस उम्र में उनकी, वो तो चौधरी साहब बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हमने उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। और चौधरी साहब मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जींद के बांगर के हैं, हम उनका क्या नाम है इज्जत करते हैं। लेकिन कोई इनको हो सकता है कांग्रेस ने उनको सीएम का पद ऑफर कर दिया और जो उनकी अभी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई थी, जो इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई थी, उनकी एक इच्छा बची हुई थी मुख्यमंत्री की, हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का ऑफर कर दिया हो और कांग्रेस का तो डूबता जहाज है, डूबते जहाज में जो बैठेगा तो खुद भी डूब जाएगा। कांग्रेस का तो छोड़ के लोग भाग रहे हैं और एक बात देख लो कितने कांग्रेसी छोड़ के हमारे पास आ गए हैं। जो भी कांग्रेसी छोड़ गए वो भाजपा में ही आता है। भाजपा की तो सुनामी चल रही है मोदी जी के नाम की और ये सुनामी आगे लोकसभा चुनाव में भी अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, जनता जनार्दन जय जयकार। आपके नारों पर वीरेंद्र सिंह लगता है मुझे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तभी उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा है। क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की नैया डूब रही है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, चौधरी साहब की इच्छा की पूर्ति हो सकता है वहां होगी हो, उन्होंने सीएम का पद का ऑफर कर दिया हो। हालांकि ये तो मुंगेरीलाल के हसीन सपने, ना 9 मन तेल होगा ना रात अनाचेगी, ना बहुमत आएगा कांग्रेस का और ना इनकी सरकार बनेगी। सरकार की जनता तो नकार चुकी है। अब आप देख लो ना, इनके भागम भाग कांग्रेस में आपस में लड़ बज रहे हैं। कांग्रेस में कई कांग्रेस हो गई है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं किरण चौधरी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है। अब देवतुल्य जनता जनार्दन को इनके राष्ट्रीय महामंत्री राक्षस कहते हैं और फिर वोट लेने की उनसे इच्छा करते हैं। जनता जनार्दन क्यों वोट देगी जो जनता को राक्षस कहेगा? और फिर कुरुक्षेत्र की धरती से शराब देते हैं। अरे शराब देना है आपने भाई, आप भूपेंद्र हुड्डा को दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। राजस्थान में जाके आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। तो मैं तो समझता हूँ भाई तो सब बाकी तो सब ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन हमने उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है रामराजी जी, आपके तमाम जो भी आरोप और सवाल हैं कांग्रेस पर, उनका जवाब तो रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से मैं लेना चाहूंगी। और आपको मैं बता दूं कि वीरेंद्र जी ने जब पार्टी छोड़ी है तो उन्होंने उसका ये कारण बताया है कि वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हैं। हालांकि 10 साल तक वो बीजेपी के साथ रहे हैं, उसके पहले 40 साल तक कांग्रेस में भी थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ उनके सोच विचार किसी तरह से मिल नहीं रहे हैं, तो अब 10 साल बाद विचार उनके नहीं मिल रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा से वो अपने विचार जो है मेल खा रहे हैं उनके, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है ज्वाइन किया है। देखिए, बेसिकली आप इस बात को समझिए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जन्मजात कांग्रेसी कोई आज से नहीं है और ऐसा नहीं है कि उनका तजुर्बा कहाँ 1977 में विधायक बने थे सबसे पहले, उसके बाद में सांसद भी रहे हैं, उसके बाद में राज्यसभा, लोकसभा, मंत्री, जितने भी पद उन्होंने सुशोभित किए, एक उसको छोड़ करके जो आपका आयरन मिनिस्टर बनाया था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, उनको छोड़ करके सभी के सभी पद और सभी के सभी समय जो है सभी चीजें उन्होंने जो मिली है वो उनको कांग्रेस के टाइम पे मिली है। कांग्रेस के इतर उनके पास में जो है ये चीजें उनके पास में प्राप्त नहीं थी। अब जहाँ तक बात आ जाती है उनके बीजेपी ने भी नहीं छोड़ी, जिस तरह से हमें रामराजी जी बता रहे हैं कि कमी तो उन्होंने भी उनके सम्मान में नहीं छोड़ी। अगर सम्मान की बात होती तो वो बीजेपी नहीं कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी राजनेता को लेती है, उनके तजुर्बे, उनके एक्सपीरियंस को लेकर के लेती है। यदि उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को पार्टी में लिया और उनको पद दिया
तो ऐसा थोड़ी ना कि भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का फायदा हुआ और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं हुआ, तो ये अपने आप में एक बहुत गलत होगी। परसेप्शन की लड़ाई होती है। आज भारतीय जनता पार्टी से लाइन लगा करके लोग बाहर छोड़ने का काम कर रहे हैं, इनकी परसेप्शन खराब हो रही है इसी कारण से। जब कांग्रेस की परसेप्शन खराब हुई, जिस समय पर खराब हुई, तो उस समय जो सब चले गए। और आज कांग्रेस की परसेप्शन सही है, समय है, आने वाला समय कांग्रेस का है, भविष्य कांग्रेस का है, तो ऐसे में चौधरी साहब वापिस आ रहे हैं, इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रामराजी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, तो जो भी कांग्रेस ज्वाइन करेगा उसकी नैया साथ में डूबेगी। नहीं, वो तो देखिए, इनका सम्मानित है, मेरे बड़े बुजुर्ग है, मेरे पिता तुल्य, मैं इनकी गोदी में खेला, मैं आज से नहीं जानता हूँ को भी, ना चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को जानता हूँ मैं आज से। इनको तो पर आज आप दोनों कहें तो दोनों प्रमुख पार्टियों में है, एक विपक्ष में एक पक्ष में है। वो ठीक है, हम पार्टी हम परिवार एक है हमारा। पार्टी विशेष कुछ भी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा वो है। अलग है आप दोनों विचारधारा की लड़ाई मान लीजिए आप इसको, इसके अंदर कोई निजी किसी प्रकार की वो नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं, इनका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी से लोग उब चुके हैं, उससे तंग है। केंद्र के अंदर आप कितना भी नारा चलाइए, अब की बार 400 पार वो नहीं चलने वाला है। सारे साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी पहलेगा, वो उसकी जहाँ तक नॉर्थ इंडिया के अंदर देखिए रविंद्र जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि इस बार तो हम सत्ता में आ ही रहे हैं। इस बार तो बात ये है ही नहीं कि सत्ता में कौन आ रहा है, बात तो ये है कि 400 पार आएंगे कि 300 पार आएंगे, पर आएगी तो बीजेपी। उनका तो यही कहना है। इंडिया शाइनिंग का भारतीय जनता पार्टी का 2004 का नारा इसी प्रकार का था। बहुत पैसा लगाया, बहुत कुछ किया इन्होंने, बावजूद उसके जो है कांग्रेस की सरकार बनने का बनी थी। ये जनता जनार्दन है, कब किसके ऊपर आशीर्वाद दे, कैसे आशीर्वाद दे, उसके बारे में प्री प्रेडिक्ट करने वाला व्यक्ति जो है मेरे हिसाब से वो पूरी तरह से गलत साबित होगा। आशीर्वाद की जनता से बात कीजिए, और जनता जिसे आशीर्वाद देगी वही सत्ता के अंदर आएंगे और वही सत्ता के अंदर बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 10 वर्ष का कार्यकाल जो है पूरी तरह से फेल साबित हुआ। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि जो हाल इनका उस समय इंडिया शाइनिंग का हुआ था, वही हाल इनका 400 पार का होगा, अलग नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विभा पांडे जी जेजेपी से हमारे साथ तो जुड़ी हुई हैं। विभा जी, आपके पास भी आऊंगी। और जैसे कि अभी हमें रविंद्र जी कह रहे थे कि बीजेपी का हाल तो बहुत बुरा है, 10 साल से इन्होंने हरियाणा में ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इनका हाल बहुत बुरा है। हालांकि अगर बात करें दुष्यंत चौटाला की, तो लगातार कह रहे हैं कि इस बार तो रीजनल पार्टी जो है उनको ही जिताएगी हरियाणा में और रीजनल पार्टी को ही मौका देगी। हालांकि बात की बात है, सबसे पहली बात कि निशान सिंह जो है वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं वो तो बात की बात है। इस्तीफा देने का कारण क्या रहा है सबसे बड़ा? सभी को नमस्कार। आपने ज्योति जी जो लास्ट में बोला मुझे नहीं सुनाई दिया। निशान सिंह जी ने जो मौखिक रिजिग्नेशन दिया है उसके बाद आपने कुछ बोला, मुझे एक बार आप रिपीट कर दें। जी बिल्कुल। इनका रेजिग्नेशन देने का क्या बड़ा कारण रहा होगा जेजेपी से, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, अभी तक तो सरदार निशान सिंह जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने मौखिक रेजिग्नेशन दिया है। हमारी लीडरशिप ने उन्हें मनाने के लिए भी आज डेलीगेशन भेजा था। तो देखिए क्या बात, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा झटका या नुकसान लग सकता है जेजेपी को? प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि नवरात्रि पर हम सीट जो है उसका ऐलान कर सकते हैं, 10 की 10 सीटों पर जेजेपी जीत का दावा भी कर रही है, और इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष का छोड़ देना पार्टी को कितना बड़ा नुकसान, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ये तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं और हमने आज तक कभी किसी पर उंगली भी नहीं उठाई कि जब चुनावी सीजन आता है तो बहुत लोग इधर से उधर पार्टी बदलते हैं, जिसको जहां सहूलियत होती है। कभी कोई नाराजगी की वजह से जाता है, कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी की वजह से जाता है, कभी कोई रीजन हो सकता है, किसी की विचारधारा नहीं करती मेल खाती। पर अगर आप देखिए जेजेपी में हमारी जैसी लीडरशिप रही है, जब अलायंस भी ब्रेक हुआ तो भी किसी ने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला, सबने बड़े प्यार से अलायंस हो गया। हमारे जो भी अलायंस होता है तब तो हमने देखा कि बहुत से नेता नाराज थे और बहुत से नेता जो हैं जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई शामिल नहीं हुआ। वो जो आप 5 विधायक की बात कर रहे हैं वो अभी भी जेजेपी का पार्ट है, ना उन्होंने रिजाइन किया है ना वो किसी और पार्टी में गए हैं। तो अभी हमारा आज का पहला दिन था, जो पहला हमारा ये अनाउंसमेंट हुई है, इसके अंदर भी अभी खाली मौखिक हुई है। अभी बातचीत करने दीजिए, देखिए आगे क्या होता है। पर यही बता दिए, जो भी पार्टी का नेता रिजाइन किया है आज तक उसने कभी भी ये नहीं बोला कि वो नेता से परेशान था या नेता गलत थे या कार्य करने का उनका तरीका गलत था। कोई एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालता, बड़े प्यार से उन्होंने अगर बोला मौखिक रेजिग्नेशन दिया गया है तो उनसे बातचीत जारी है, आगे देखते हैं क्या होता है।
और लोकसभा की जहाँ की बात रही है, हमारे अनाउंसमेंट अभी भी हम वही कह रहे हैं, नवरात्रों में हमारी 10 की सीट पर हमारे कैंडिडेट जो डिसाइड हुए, बिल्कुल बिल्कुल, उसका तो इंतजार हम सभी को है। अनुसूरा जी हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो से जुड़ी हुई हैं। अनु जी, अब फिलहाल तो इनेलो ये आया राम गया राम से तो दूर है। फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जेजेपी भी इसमें शामिल हो गई है। सभी जो नेता हैं दल बदल कर रहे हैं चुनाव से पहले, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने कहा कि वो गोद में खेल रहे हैं भाजपा प्रवक्ता की और एक परिवार भी है। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि ये जो भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं ये एक दूसरे की गोद में खेलते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लगातार प्रक्रिया चलती है। मैं बहुत पहले से ये कह रही हूँ कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल है ना, ये जनता को समझना चाहिए। इनकी बड़ी जल्दी आत्मा जाग जाती है। और यहाँ मैं स्पेशली कहूंगी अच्छा नाम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खेल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से राजकुमार सैनी और हुड्डा, जिस तरीके से इनका जो ये प्यार प्रेम जागा है, राजकुमार सैनी जिन्होंने अपने भड़काऊ भाषणों से पूरे हरियाणा को चलाने का काम किया और बिल्कुल क्लियर है कि हुड्डा जी और राजकुमार सैनी की एक ही बात है, ये भी एक दूसरे की गोद में खेल रहे हैं और परिवार ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा की जनता समझे कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक दूसरे की गोद में ही खेल रहे हैं। ये एक ही परिवार है और जनता को ये समझना होगा कि ये जो कुचक्र है, फर्क नहीं है भाजपा और कांग्रेस में, इसको जनता समझे और इस बार क्षेत्रीय दल के साथ जुड़ने का काम करे, जो क्षेत्र के मुद्दे उठाए। और क्षेत्रीय दल के नाम पे मैं कहूँगी कि सिर्फ एक इंडियन नेशनल लोकदल है। अभी मेरी जेजेपी की बहन बोल रही थी तो मैंने सुना उनको, मैंने इनके नेता को भी सुना है रिसेंटली 1-2 दिन से। वो उनके पास बोलने के लिए सिर्फ एक बात बची है कि मैं तो 40 साल का हूँ, मैं तो 35 साल का हूँ, मैं अभी 40 साल और राजनीति करूंगा। तो मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि 40 साल का होना कोई अचीवमेंट नहीं होती है। ढाई सब में आता है भाई साहब। आप कोई पहले व्यक्ति नहीं हो जो 40 साल के हुए हो। ये क्या बता रहे हो आप हरियाणा को? आप क्या संदेश देना चाहते हो ये कह के कि मैं तो अभी 40 साल और राजनीति करूंगा? बहुत लोग हैं, बहुत युवा है राजनीति में जो अभी यंग है और बहुत लंबी राजनीति करेंगे। लेकिन 40 साल के होने के बावजूद आपने जो हरियाणा के अंदर किया वो शर्मनाक है। युवा होने के बावजूद आपने जो हरियाणा में किया, हरियाणा के वोटर को जो धोखा दिया, वो शर्मनाक है। अगर आप इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कांड कर गए हो तो जनता सोच सकती है कि आगे चल क्या क्या नहीं करोगे। ये मैं पूरे हरियाणा की जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो 35-40 साल का युवा है जिसने इतनी छोटी उम्र में वोटर को खरीदने का काम किया है, इनसे बच के रहें। और अब तो खैर वो माहौल ही नहीं है, इनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहूंगी इनके बारे में। मैं हाँ बिल्कुल दोबारा आऊंगी कांग्रेस और बीजेपी पे कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल है, मैं बहुत स्पष्टता से पूछना चाहूंगी आपको कैसा, आपको निजी तौर पर ये कैसा महसूस होता है कि आत्माएं जग जाती है एक रात में ही? बॉक्सर विजेंद्र है, वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आता है, उसकी आत्मा जगती है। हमारे कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि ईडी और सीबीआई का डर है और लोग धमका के जो भाजपा है वो लेती है सभी नेताओं को। ये तो कांग्रेस आरोप लगाती है। हाँ, कांग्रेस आरोप लगाती है और वो ही कांग्रेस इनके नेताओं को अटैक करती है जो 5 साल सत्ता के अंदर मलाई खा के आए हैं। आप कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यही है कि कोई विचारधारा ही नहीं है। आप क्यों अटैक करते हो? भाजपा की जो बाय प्रोडक्ट है, जो मैं कहूंगी जो भाजपा का कचरा है, उसे आप अटैक कर रहे हो। कांग्रेस के कचरे को भाजपा अटैक कर रही है और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सड़े हुए चेहरे जनता सब देख रही है। ठीक है अनु जी, आप कह रहे हैं विचारधारा नहीं है कांग्रेस की, पर अभी जो दिग्गज नेता है बीजेपी के वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर ही कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि मैं रामराजी जी आपके पास आऊंगी फिर से एक बार, और मैं ये बयान जो है वीरेंद्र जी ने कहा है जाने से पहले, वीरेंद्र जी और उनकी पत्नी जो है बीजेपी छोड़ चुके हैं, तो वीरेंद्र जी ने जाने से पहले ही कहा है कि वो विचारधारा से प्रभावित हैं कांग्रेस के। तो बीजेपी की विचारधारा ऐसी क्या रही होगी कि जिससे वो प्रभावित नहीं थे, उनको पार्टी छोड़ना पड़ा?
हमें सुन पा रहे हैं रामराजी जी? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, हमने उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं, सम्मान की तो बात उन्होंने की नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा बीजेपी से नहीं मेल खा पा रही है। हालांकि अगर हम बात करें बीजेपी की विचारधारा से ही लोग प्रभावित हैं कि बीजेपी की विचारधारा, और बीजेपी को उस पर सबसे ज्यादा गर्व है कि हमारी विचारधारा जो है वो अलग है। 70 सालों के बाद हमारी एक अलग विचारधारा हुई है जिसकी वजह से जनता हमें सपोर्ट कर रही है। हालांकि वीरेंद्र सिंह जो कह रहे हैं कि मैं तो विचारधारा से मेल नहीं खा पा रहा हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। अब विचारधारा वो कि यहाँ पे बीजेपी में रहे, केंद्र में मंत्री बने, जब भी तो विचारधारा थी, जब नहीं उसको खाई, अब क्यों नहीं खाई? अब ये तो चौधरी साहब पढ़िए बता पाएंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं हमने उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको केंद्र में मंत्री बनाया, उनके लड़के को MP SR बनाया, उनकी वाइफ को उचाना से MLA बनाया, तो हमने उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। हो सकता कांग्रेस में और उनको ऑफर कर रहे क्या कांग्रेस में तो साहब की कोई इच्छा की पूर्ति वहाँ होती हो, यहाँ नहीं होती हो, क्योंकि ये तो यहाँ गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा यहाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। या तो राजा का लड़का राजा नहीं बनता, या तो MP का लड़का MP नहीं बनता, CM का लड़का CM नहीं बनता, या तो आम आदमी, आम जनमानस से कुछ भी बन सकता है। ये तो बीजेपी है। यहाँ पे तो अंतिम पंक्ति में बैठे वाला आदमी को मौका दिया जाता है। ये नायब सैनी जी को देखिए, नायब सैनी जी एक किसान के बेटे हैं, एक भूतपूर्व सैनिक के बेटे हैं, एक मजदूर के बेटे हैं। अब कभी सपने में भी नहीं सोचा था भाई वो हमारे क्या नाम है, हमारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और जहाँ भी जाते एक विशाल जन सैलाब उनको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ रहा है। और उन्होंने होली के महापर्व पे वहाँ पे अपने उस पर कह दिया था CM रेजिडेंस पे, भाई सारे गेट खोल दो, जो भी आशीर्वाद देने के लिए आता है उनको कहते थे भाई तब मारे मैं थारा भाई है, अरा ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सब कुछ आपका है। और ऐसे और सेरेमनी में भी उन्होंने कोई पास पूछ कुछ नहीं, भाई आओ और आओ आशीर्वाद दो। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे बीजेपी में संभव है। अब यहाँ किसी भी उसका मुख्यमंत्री का या किसी प्रधानमंत्री जी का हमारा बैकग्राउंड देखिए, उनका बाप दादा उनका कोई राजनीति में नहीं था। अब वो एक चाय बेचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। तो बीजेपी में संभव है। ये यहाँ पे वंशवाद नहीं चलता। और मैंने आपको बताया, मैं इतना बढ़िया हमारे सरकार चलाई मनोहर लाल जी ने भी, मैं 3 पीढ़ी जिसकी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगता था, आज उस घर का बच्चा आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। आज हमारे लिए गौरव की बात है। और उनकी नीतियों को नए मुख्यमंत्री जी हमारे नायब सैनी जी उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आपकी सरकार बहुत बढ़िया चली है, तो वहीं हमारे साथ रविंद्र जी जो जुड़े हुए वो तो कह रहे हैं कि 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया है बीजेपी ने। चलिए आप सभी के पास लौटूंगे, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। महंगाई की वजह से आम पाकिस्तानी दाने दाने को मोहताज है। बेरोजगारी, अराजकता और कठमुल्लापन, इन सब ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब हमारे यहाँ के कुछ उदारवादियों को देखो, वो कह रहे हैं कि भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मदद करे। अब इन उदारवादियों से पूछा जाना चाहिए कि जो मुल्क भारत पर 1948, 65, 71 और फिर कारगिल पर हमला कर चुका हो, उसको लेकर इतना बड़ा दिल रखने की क्या जरूरत है? इतना ब्रॉड माइंडेड हम क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? उसी पाकिस्तान की तरफ से मुंबई में 2008 में आतंकवादी हमला हुआ, सैकड़ों लोगों की जानें गई, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति भी तबाह हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान में उस हमले के मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहे हैं। अगर कोई सोच रहा है कि मुंबई हमलों के बाद सब कुछ शांत हो गया था, तो फिर पठानकोट और उरी की घटनाओं को याद कर लो। हमारे यहां से पाकिस्तान को मदद देने की मांग भले ही हो रही हो, पर क्या पाकिस्तान ने भारत से किसी तरह की कोई गुजारिश की है? बिल्कुल नहीं की। वहां के YouTube चैनलों को देख लो, सब भारत के और यहां के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए मिल जाएंगे। अब भी वहां पर
भारत विरोधी शक्तियां पूरी तरह से हावी हैं। पाकिस्तान के खून में भारत और हिंदू विरोध समाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना कभी भारत के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगी। वहां की पॉलिटिक्स भी भारत को गालियां देने पर ही चलती है। वहां की सेना पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आप पाकिस्तानी आर्मी के गुजरे दौर के पन्नों को खंगाल लो, पता चल जाएगा कि वो किस हद तक भारत विरोधी रही है। पाकिस्तानी सेना पर पंजाबियों का कंट्रोल साफ दिखाई देता है और वो पूरी तरह से भारत विरोधी है। इसके अलावा पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में इस्लामिक कट्टरपन सबसे ज्यादा है। वहां पर हर इंसान अपने आप को दूसरे से ज्यादा कट्टर मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट साबित करने की होड़ में लगा रहता है। आखिर हम क्यों उदारवादी बने रहते हैं? किसने हमसे उदारवादी होने के लिए कहा है? हम तो पाकिस्तान के मूल सिंगर अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। सामी श्रेष्ठ गायक है, केवल इतना ही परिचय नहीं है उसका। वो उस पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर पायलट का बेटा है जिसने भारत पर 1965 की जंग में बम बरसाए थे। उसका नाम था फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरशद सामी खान। उनको पाकिस्तान अपने सबसे बड़ा जाबाज फाइटर पायलट मानता है। उसका जिक्र पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट में भी किया गया है। वो एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के डेनमार्क और नॉर्वे में राजदूत भी रहे। उन्हें अपने वतन में जितना भी सम्मान मिले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हैरानी इस बात की है कि उनकी किताब का विमोचन 28 फरवरी 2008 को, जब भारत में यूपीए सरकार थी, दिल्ली में हुआ। उस बुक लॉन्च के कुछ दिनों बाद खबर आई कि अरशद सामी खान का मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। पाकिस्तान और कुछ और देशों में उनका इलाज भी चला। उसके बाद अदनान सामी अपने पिता को इलाज के लिए मुंबई ले आए। तब ये बात काफी दिन तक जहन में चलती रही कि क्या हमारा दिल इतना विशाल है कि हम उसे भी अपना अतिथि बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका भी इलाज करने को तैयार हो जाते हैं जिसने हमारे खिलाफ जंग लड़ी हो। क्या 1971 की जंग के भारतीय नायक सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान में अपनी बुक लॉन्च करने का मौका मिलता? खैर, अब भारत में पाकिस्तान को बिना शर्त मदद करने की सलाह देने वाले सामने आ रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क ने हमारे साथ कभी पड़ोसी धर्म नहीं निभाया। उसने भारत का केवल और केवल अहित ही चाहा है। शायद पाकिस्तान की नीयत और हकीकत पर किसी शायर ने लिखा है, उनके पैरों में छाले थे और हम मरहम लगाने वाले थे। वो तो एहसान फरामोश थे, साजिशों से हमें ही कुचलने वाले थे। तो दोस्तों, इस तरह के मुल्क की हम क्यों मदद करें? जिन रणभूमि के वीरों ने पाकिस्तान के साथ हुई जंगों में बलिदान दिया, पाकिस्तान की मदद करके क्या हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे? जरा सोचिए। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। शुरुआत करेंगे हमारे चर्चा की। फिर से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, तो उसी को मुद्दे को लेकर मैं सबसे पहले रविंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी। ब्रेक के बाद रामराजी जी से हम बात कर रहे थे और तमाम चर्चों को लेकर उन्होंने तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। तो वहीं अगर बात करें अनु सूरा जी, उन्होंने भी कांग्रेस को लेकर तमाम बातें कही हैं कि कांग्रेस की विचारधारा ही ऐसी है जिसकी वजह से नेता जो है छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन सब आरोपों को? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है रविंद्र जी? रामराज जी ने एक और चीज बड़ी गजब की कही। इन्होंने ये कही कि भी यहाँ पर कोई एमपी का बेटा एमपी नहीं होता। वो बात अलग है, सुषमा स्वराज जी की बेटी तो आप एमपी बनाने की बात करते हैं, वो बात अलग है। राजनाथ जी के बेटे जो हैं कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं और पता नहीं कितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बच्चे जो हैं आज के दिन में इलेक्शन लड़ने का काम कर रहे हैं। लगभग 30 से 40 ऐसे लोग हैं, नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में किसी न किसी नेता के बेटे हैं।
वो बात अलग है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेट करती मिलेगी आपको हर जगह पे कि हम वंशवाद के खिलाफ है। लेकिन वंशवाद कौन सा वंशवाद? जिस चीज को आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं वो उस चीज का विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो पहली बात, आरोप पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि मैंने ऐसे उदाहरण यहाँ पर आपके सामने लाइव डिबेट में देने का काम किया है जिनको ये खुद भी नहीं काट पाएंगे। क्या ये फैक्ट नहीं है कि 30 से 40 ऐसे नेता है जिनके बच्चों को आपने टिकट देने का काम किया? इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई एमपी का बेटा एमपी नहीं बनता। इनके बिल्कुल शब्दावली का मैं कोई काउंटर करने जा रहा हूँ। अब आ गई बात कि भारतीय जनता, क्या कांग्रेस ने कोई प्रलोभन दिया है? प्रलोभन बताऊं कैसे होते हैं? चौधरी रणजीत सिंह जो है एक तरफ जो है इस्तीफा देते हैं, दूसरी तरफ उनको टिकट मिलती है। एक तरफ सिरसा के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर उनकी टिकट जो है डिक्लेयर होती है। ऐसे होते हैं प्रलोभन। कीजिए आप भाजपा में आ जाइए, हम आपको टिकट दे देंगे। अशोक तंवर के साथ किया, भाजपा में आ जाइए हम टिकट दे देंगे। कांग्रेस के और नेताओं के साथ में करने का प्रयास, तो सफल प्रयास कर रही है हरियाणा के अंदर भारतीय मुझे बात बताइए रविंद्र जी, वीरेंद्र सिंह भी उचाना को लेकर शायद बीजेपी से नाराज रहे थे, तो इसलिए आप लोगों ने उनको ये बात कही कि आप हमारे पास आइए, आपको टिकट दे देंगे। हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, उनका अपना निर्णय था। वो पहले घोषणा कर चुके थे सार्वजनिक मंच। अच्छा, बीजेपी में जाए तो बीजेपी ने उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखाया, धमकाया, बीजेपी ने उनको सीट दिया, बुलाया, और कांग्रेस तो कुछ नहीं कहती है। क्या ये फैक्ट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए ही चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने घोषणा कर दी थी स्पष्ट तौर पर कि हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे, और किस कंडीशन के ऊपर छोड़ेंगे ये भी हमें पता है। वो बात अलग है कि उनके छोड़ने के 2-3 दिन के बाद में अलायंस टूट गया जेजेपी भारतीय जनता पार्टी का। क्या बात रही है? हमें भी जरा जानकारी दीजिए, क्या बात है जो आपको पता है उसके बारे में हम नहीं जानते। स्पष्ट तौर पर कहा था कि जेजेपी यदि बीजेपी दोनों का चुनाव लड़ेंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। उन्होंने भाजपा छोड़ने की घोषणा बहुत पहले कर दी थी, कई महीने पहले। कांग्रेस के अंदर तो आने का उनका प्रोसेस बहुत बाद में हुआ है, तो हम क्यों प्रलोभन देंगे? हमें प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। क्या उनकी तरफ से कोई बयान नहीं, हमारी तरफ से कोई बयान, किसी नेता की तरफ से कोई चीज है या कोई चीज आपको यहाँ प्रदर्शित हो रही है? जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिरसा के अंदर चौधरी रणजीत सिंह शामिल हुए और दिल्ली के अंदर 15 मिनट के अंदर टिकट उनकी डिक्लेयर होगी। ये होते हैं प्रलोभन देने का। तो उसका नुकसान तो देखने भी मिल रहा है ना बीजेपी को, उसका नुकसान तो देखने भी मिल रहा है। 1 महीने पहले बेटे ने जो है उन्होंने छोड़ा, फिर उसके बाद अब वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी भी जो है बीजेपी छोड़ रही है। हालांकि दिग्गज नेता है ये, इसका झटका बीजेपी को लगा है बहुत बड़ा, हालांकि वो इसको स्वीकार करें ना करें। बिल्कुल बहुत सारे नेताओं को शामिल कराने का भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि केवल छोड़ के जाने का उसका नुकसान तो फिर कांग्रेस को भी होगा। कांग्रेस छोड़कर जो भी नेता प्रवक्ता आपके खिलाड़ी जा रहे हैं बीजेपी में, उसका नुकसान तो कांग्रेस को भी होगा। कोई भी व्यक्ति संगठन को छोड़ता है तो संगठन का नुकसान करता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं तो बीजेपी को नुकसान, अगर कोई और नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो भी बीजेपी को नुकसान, ये कैसी बात है? समझ नहीं आ रही है। समझ में आ रही है। सिरसा के अंदर अशोक तंवर का जो विरोध हो रहा है, गांव के अंदर, हिसार के अंदर चौधरी रणजीत सिंह का जो विरोध हो रहा है, बीजेपी ने साफ कह दिया है ये तो कांग्रेस के लोग हैं जो कि अपना संगठन बना के हमारे लिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कितनी आएंगे वोटों से पता लग जाएगा। वो चीज तो ऐसी नहीं छिपी रहेगी। क्या ये फैक्ट नहीं है कि किसी भारी उम्मीदवार को जो है हिसार के अंदर थोपने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या इनको लोकल एक भी उम्मीदवार नहीं मिला? क्या इनके कोई संगठन का कोई उम्मीदवार नहीं मिला? क्या ये फैक्ट नहीं है कि उनको टिकट देने के बाद में कुल्ली बिश्नोई जी उस समय से लगातार नाराज चल रही है, किसी भी कार्यक्रम के अंदर शामिल नहीं हो रहे हैं? क्या ये फैक्ट नहीं है? इनको ये फैक्ट इनको भी तो देखने पड़ेंगे ना। ये थोड़ी ना है कि भाई आप जो कहेंगे हमारे ऊपर वो तो चल गई है, लेकिन हम इनको कोई चीज कहेंगे नहीं जी वो नहीं चलेगी। वंशवाद का यदि भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगे तो उसके अंदर ये तरह तरह की बातें बनाने का काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस के ऊपर बड़े आराम से लगाने का काम करेंगे, जबकि वो फैक्ट नहीं है, झूठ है। राहुल गांधी तमाम जवाब रामराजी जी हमें देंगे, उन्हीं से हम सारा जवाब लेंगे। रामराजी जी, लेकिन रविंद्र जी जो बात कही है रविंद्र सिंह ने अभी कि आपके तमाम नेता जा रहे हैं जब रैली करने तो उनका विरोध हो रहा है। पंडित कौर जब गई तो लोग किसान वहां पर उन्होंने विरोध किया। जब बात करें अरविंद शर्मा की तो काला झंडा उनको दिखाया गया। तो विरोध तो हो रहा है। अब आप इसको कहें कि कांग्रेस संगठन बना रही है, पर लेकिन लोग तो विरोध कर रहे हैं। देखो कहीं विरोध नहीं हो रहा। ये रविंद्र जी उनकी बात कर रहे थे, अपने क्या नाम है इनका, रणजीत सिंह जी की। रणजीत सिंह जी बहुत बड़ा चेहरा है
और वो पहले मंत्री रह चुके हैं। विरोध तो हो रहा है, ये आप कैसे देख रहे हैं, बीजेपी इसको कैसे टैकल कर रही है, पहले इसका तो जवाब दीजिए। चौधरी देवीलाल जी के लड़के हैं, कहीं विरोध नहीं हो रहा है। ऐसे ही अरविंद शर्मा जी का भी कहीं विरोध नहीं हुआ है। देखो कार्यकर्ता है, छोटे मोटे जिले से कोई होते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं, विरोध नहीं हो रहा कहीं पे भी। अब इन्होंने एक और चलाया था, कल भी मैं टीवी डिबेट पे था, वो मोहनलाल बड़ौली के बारे में कह रहे थे विरोध हो रहा है, मैं उनके साथ था, कहीं विरोध नहीं हुआ। तो ये ऐसा कहीं पे विरोध नहीं हो रहा है। तो ये तो ताजा खबर है कि परनीत कौर का तो विरोध किया है किसानों ने, जैसे वो गई है। और मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान की कृपा से 10 की 10 सीटें जीतेंगे हमें, और पिछला इतिहास दोहराएंगे। ठीक है, ये तो ठीक है, पर सवाल जो है कि परनीत कौर जो गई हैं उनके लिए तो विरोध हुआ है ना सर, किसानों ने विरोध किया है। ना कोई विरोध नहीं हो रहा है, ये छोटे मोटे होते हैं, ये गिले सिकवे हैं, ये सब सुलझा लिए जाते हैं, कोई विरोध नहीं है। और भगवान की कृपा से 10 की 10 सीटें जीतेंगे। मोदी जी ने काम किया है, हमारे मनोहर जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे नए मुख्यमंत्री जी उनकी नीतियों के, उनके सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे हैं। सबसे बढ़िया तो क्या है ना, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं। और मैंने जैसे पहले बताया, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी भी नहीं लगता था, आज उस घर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 स्तर लग रहा है। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, एक आज सरकारी नौकरी लग रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची के। ये अपने आप में इतिहास बन रहा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, पहले क्या होता था, पहले MP कोटा होता था, CM कोटा होता था, MLA कोटा होता था, मंत्री कोटा होता था, वह जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस आधार पर नौकरी मिलती थी। हरियाणा में इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मनोहर लाल जी ने वो इतिहास बदला है, एक नई प्रथा शुरू की है। डिबेट में और बहुत उपलब्धियां गिनाते हैं सर, ये तो ठीक है, चलो अब डिबेट में आज वो सब तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने क्या काम किया है। अनुसुरा जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं, आपके पास आऊंगी, उससे पहले विभा जी मैं आपके पास आऊंगी। दुष्यंत चौटाला पर भी जी आप ही को समय दे रही हूँ कि अनु जी कह रही है कि वो बार बार कहते हैं कि मैं 40 साल का हूँ और मेरे पास 40 साल हैं, मैं सबसे यंग नेता हूँ। वो पहले नेता तो है नहीं जो कह रहे हैं कि मैं 40 साल का हूँ और मेरे पास और 40 साल है और मेरे पास और समय है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? जी विभा जी, आपकी आवाज हम तक। जी बोलिए। माननीय दुष्यंत चौटाला जी के पास लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है फॉर बीइंग यंगेस्ट इलेक्टेड MP इन द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में यंगेस्ट MP 26 साल में वो 2014 में MP बन गए थे। इसके लिए उनके पास लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। ठीक है, इसमें उनको छाती पीटने की कोई जरूरत नहीं है, साफ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बोलता है। दूसरी चीज, 2017 में मैं उनकी थोड़ी और बता देती हूँ। 2017 में वो फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया एरिजोना USA की एक कमीशन से। ऐसे उनके पास और बहुत चीजें हैं। अब मैं थोड़ा INLD के ऊपर बोलना चाहती हूँ, प्रवक्ताओं के ऊपर। देखिए, उनकी पार्टी तो एक विधायक बन के रह गई है। जैसे अर्जुन ने महाभारत में खाली मछली की आंख देखी थी, पर अर्जुन जी ने तो मछली की आंख अपने भले के लिए और सबके भले के लिए देखी। पर यहाँ जो हमारे INLD का एक नहीं हर प्रवक्ता, उसकी मछली की आंख दिखती है खाली दुष्यंत चौटाला जी, क्योंकि ये उनकी लीडरशिप की तरफ से आ रहा है। एक हीरा इन लोगों ने खो दिया तो खाली उन्हीं को देखते हैं और उन्हें देखते देखते ये एक विधायक तक पहुंच गए हैं। 2024 में इनकी क्या हालत होगी, वो एक विधायक भी इनके पल्ले रहेगा कि नहीं, पार्टी बचेगी कि नहीं। और मुझे बड़ी हंसी आती है देखिए कि कुछ भी डिबेट हो, ये दुष्यंत जी के बारे में बोलने लगते हैं। अरे वो पहली बात तो 36 साल के हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड उनके पास है। आपके कहने, किसी भी INLD प्रवक्ता के कहने से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नेता इतना क्लीन है कि बड़े आराम से कोई नेता जा रहे, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। बीजेपी में बहुत इधर से उधर लोग आ रहे, कांग्रेस में जा रहे, कांग्रेस से आ रहे हैं। अभी अनिल जी का एग्जांपल ले लीजिए, तो बुरा मत मानिए रामराज जी, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रही हूँ कि वो बोल रहे हैं मोदी जी बहुत डिबेट में कोई बुरा नहीं मानता है, सब अपने एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ज्योति जी मुझे करने दीजिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, मैं बता रही हूँ। सोशल मीडिया से उन्होंने अपना मोदी का परिवार हटा दिया। वो खुल के बोल रहे हैं मैं खट्टर जी के लिए कभी कैंपेनिंग नहीं करूंगा करनाल जाके, खट्टर जी ने ये, वो कितने आरोप लगा रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। हमारी पार्टी में दुष्यंत चौटाला जी की लीडरशिप के अंदर कोई भी अगर छोड़ के भी जाएगा, जैसे अब जा रहे हैं लोग, किसी ने भी
नेता के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, पार्टी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। अगर कमलेश सैनिक जी जा रही है, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उन्होंने कहा मेरे ऊपर सामाजिक प्रेशर था। अब सामाजिक प्रेशर वही बता सकती है उनके ऊपर क्या सामाजिक प्रेशर था। पॉलिटिकल कुछ और होता है, सामाजिक प्रेशर कुछ और होता है। तो उनको देखना पड़ेगा पॉलिटिकल को अपने वो देना है, प्रायोरिटी देनी है, सामाजिक को प्रायोरिटी देनी है, ये बिल्कुल उनके ऊपर था। निशाल सिंह जी ने एक अपशब्द नहीं बोला, ना पार्टी के बारे में ना नेता के बारे में। खाली आईएनएलडी जो है, जो दुष्यंत चौटाला क्योंकि इतने ऊपर जा चुके हैं, उनको नीचे करते करते ये खुद गड्ढे में गिर गई है। तो मेरी एक नहीं हर आईएनएलडी प्रवक्ता से यही गुजारिश है कि आप अपना संगठन बढ़ाइए, अपने संगठन पर फोकस करिए। एक से आप 2 एमएलए कैसे बने, 2 विधायक कैसे बने, आप उस पर फोकस करिए। ठीक है, आपके जवाब अनु जी से ही लेंगे, आपके जवाब सारे अनु जी से ही लेंगे। अनु जी देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई है, 40 साल के नहीं है, 36 साल के हैं जी। बता दीजिए यंगेस्ट एमपी का इन इंडिया। जी अनु जी, हो गया इनका आपको जी फोन दिखा रहे हैं विभा जी, एज कंफर्म कर रही हैं। बिल्कुल हमें आपकी बात पर भरोसा है विभा जी, आपको फोन दिखाने की जरूरत नहीं है। जी अनु जी, कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात हो गया, रिकॉर्ड हो गया, हर चीज हो गया, इससे ज्यादा इन्हें क्या चाहिए? क्योंकि यह वही मैं कह रही हूँ, मेरी इससे रिक्वेस्ट है, एक अपनी पार्टी को देख के, आईएनएलडी हमारी भी पेरेंट्स पार्टी थी, उसकी हालत देख के दुख होता है। भाई अपने ऊपर आप कर लीजिए फोकस, अपने ऊपर फोकस करिए कि 1 से 2 विधायक कैसे बने। तमाम आरोप और सवालों का जवाब अनु जी से ही लेंगे। जी अनु जी बोलिए, आपको बता रही है कि आपको लगता है कि ये नाराजगी है कि वो अब आपकी पार्टी में नहीं रहे हैं और इतने आगे तक पहुंच गए, इसलिए आप उन पर ये तमाम आरोप लगाते रहते हैं। जी जी, अब विभा जी अगर बोल रही हो तो मैं बोलती हूँ। आप लोगों का ही बेड़ा गर्क हुआ, जो इनेलो की आज ये परिस्थिति है, आप लोगों का ही बेड़ा गर्क हुआ। जिस तरह से आपने परिवार को तोड़ के भाजपा के हाथों बिकने का काम किया, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी जो करनी है उसको आप गर्व से बताते हो कि हमने ये किया। जो आपने कहा कि यंगेस्ट एमपी हमारे दुष्यंत जी बने थे, बनाने वाले कौन थे वो पूरा हरियाणा जानता है। आपने कहा कि 26 साल की एज में दुष्यंत, सुनिए 26 साल की एज में दुष्यंत एमपी बन गया और लिम्का बुक, सुन लीजिए, शांति रखिए, शांति सुनने, इनको चक्कर लगे ना। लिम्का रिकॉर्ड में दर्ज है कि दुष्यंत यंगेस्ट एमपी बन गया, तभी तो लिम्का पिला रहे हैं ना गाँव में। 3 गांव में कल लिम्का पिलाइए दुष्यंत को, घुसने नहीं दे रहे उन्हें, लिम्का पिला रहे हैं किसान। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया था, चौटाला साहब की मेहरबानी। देखिए अब लिम्का बुक रिकॉर्ड्स और लिम्का का और इनेलो का और जेजेपी का, इन चारों का ऐसे कोई एक दूसरे में तोलमेल खाता हुआ नहीं है। तो आप लिम्का बुक रिकॉर्ड्स और लिम्का की तो यहाँ पर कंपैरिजन मत करिए जी। हाँ, ये कह रहे हैं ना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो अब किसान अच्छी तरह लिम्का पिला रहे हैं। मैडम आप अपने बड़े नेता को एक एक करके बोलेंगे जी। अभी अनु जी को बोलेंगे जी, विभा जी आपके पास आएंगे, आपको समझेंगे विभा जी। एक एक करके बोलेंगे, इतनी बात समझ में नहीं आएगी विभा जी, आपको अभी विभा जी आपको समझ लिया जाएगा, आपको समझ लिया जाएगा। गलत है, हरियाणा की जनता ने उन्हें चुना, उन्हें तो किसी की भी बात नहीं आ पाएगी। अनु जी अभी बोल रही हैं, आप अनु जी को बोलने दीजिए, आपके पास लौटेंगे तब आप बोलेंगे, आपको पूरा समय दिया जाएगा। ये शर्मनाक जैसे ये यूज करिए वर्ड एक इलेक्टेड नेता, तो ये जनता के ऊपर शर्म कह रही है। ठीक है अनु जी को बोलने दीजिए। जी विभा जी, जी अनु जी बोलिए। मैं दोबारा वही कह रही हूँ जो मैंने पहले कहा, इनको अगर वो बुरा लगता है तो लगे। किसान अच्छी तरह से इनको गांव में लिम्का पिला रहे हैं और मेरे को उम्मीद है इसी तरह पिलाएंगे इलेक्शन तक। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग भी हमें छोड़ के गए उन्होंने हमें अपशब्द नहीं कहे। सुनने थे क्या अपशब्द? अरे आप राजनीति में हैं, जो भी संयमित भाषा वाला व्यक्ति होगा वो अपशब्द नहीं कहेगा, लेकिन अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत भारी संख्या में लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष तक चले गए हैं। आप अपशब्द सुनने के लिए बैठे हैं क्या? आपको तब तो तल्ली होगी जब लोग आपको अपशब्द बोल के जाएंगे। वो भी हो जाएगा अगर इसी ढर्रे पे चलते रहे तो।
आपको जनता ने दुत्कार दिया है। उसके बाद मेरी बहन कहती है कि हमारे नेता बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल, वो ऊंचाई बहुत गैप बना दी है जनता के साथ। इतनी ऊंचाई नहीं चाहिए थी जनता को। धरती पे जब आए हैं, अभी पिछले 2 दिनों में जब धरती पर उतरे ना आपके नेता ऊंचाई से, तो पता चला है धरती पे माहौल क्या है। अरे मैं बोलना नहीं चाहती डिबेट में, लेकिन उपले मारे गए हैं गाँव में काफिले पे। उपला समझते हैं आप? समझते हैं? मतलब इतनी उपले का मतलब तो सब समझते हैं। जी, गांव के अंदर परेशान जनता ने गाड़ियों के काफिलों पे उपले मारने का काम किया है। ये हालत आपकी है और ये आप डिजर्व करते थे। आप गर्व से कहते हैं, आप अहंकार से कहते हैं कि इनेलो की एक सीट रही। ठीक है विभा जी बहुत देर से कह रही है, उनसे तुरंत ले लेते रिएक्शन। जी विभा जी, आप अपने पर्सनल निकालती है खुंदक। आप जरा अपने संगठन के बारे में भी थोड़ा बता दिया करिए। आपका संगठन क्या कर रहा है? लोगों ने दुष्कारा है आपको। देखिए आज का मुद्दा, आज का मुद्दा हम इनेलो जेजेपी दुष्यंत चौटाला नहीं है। आज का मुद्दा है जो नेता अपने पार्टी छोड़ रहे हैं, दल बदल कर रहे हैं, पार्टियों में क्या कमी दिख रही है। आज हम इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आज दुष्यंत चौटाला पर हम किसी दिन और चर्चा करेंगे एक खास डिबेट में। तो चलिए रविंद्र जी, आपके पास आऊंगी तमाम बातों को लेकर। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सभी नेता जो हैं दल बदल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चलो बीजेपी के नेता अगर आते हैं तो बीजेपी को नुकसान है, पर कांग्रेस के नेता जब जाते हैं बीजेपी में, और मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो करीबन 40 ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब कांग्रेस को इससे नुकसान नहीं होता है, और शायद इससे ज्यादा हो, शायद इससे और बढ़ रहे हो। मैंने मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया, नहीं तो आपको ये प्रश्न ना पूछना पड़ता। मैंने कहा था नेता छोटा हो या बड़ा हो, जब भी संगठन को छोड़ करके जाता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी राजनीतिक पार्टी को कोई नुकसान ना हो। नुकसान निश्चित तौर पर होता है, इसमें कोई शक और किसी प्रकार का नहीं है। जो गए हैं उनके जाने का हमें दुख है, लेकिन उनके लिए शुभकामनाएं हम ये प्रेषित करेंगे कि उनका भविष्य उज्जवल हो। हमें कोई दिक्कत किसी व्यक्ति से कोई नहीं है। कोई आना चाहे तो उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो ये चीजें चलती है राजनीति के अंदर, आना जाना नेताओं में भी कार्यकर्ताओं में भी चलता है। ये डेमोक्रेसी का, एक हेल्दी डेमोक्रेसी का ही एक हिस्सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे एक बड़ी परसेप्शन जो क्रिएट होती है, जैसे हरियाणा के अंदर है, सत्तारूढ़ पार्टी होते हुए भारतीय जनता पार्टी में लोग उसको छोड़ करके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यदि पार्टी विपक्ष में हो और लोग उसको छोड़ करके जा रहे हैं तो वो चीजें बड़ी नॉर्मल सी चीजें होती हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के बाद। ठीक है तो मुझे रविंद्र जी बात बताइए, ऐसी कौन सी विचारधारा है जिससे कि वो प्रभावित नहीं है बीजेपी में, और कांग्रेस में वो उस विचारधारा से प्रभावित हुए हैं, इसलिए वो उनकी बीवी और 1 महीने पहले उनके बेटे भी कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसी कौन सी विचारधारा से वो प्रभावित हुए हैं? भाजपा की विचारधारा जो है समाज को बांटने की है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अच्छा, कांग्रेस की ऐसी विचारधारा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये देखिएगा भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार चीजों को प्रोपोगेट करने की कोशिश करती है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। इनकी जो विचारधारा, इन्होंने कहा बड़े बड़े दावे इनके। भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ना। बिल्कुल ठीक बात है, सारे तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिए, छोड़ने का तो मतलब नहीं, गले लगा रहे, आइए और अपने गले लगे। इनकी विचारधारा है जो रईस है, जो अमीर है, जिसके पास में मोटी अटैची है, बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी वर्ग है, उनको। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए रविंद्र जी, अपने बड़ी सरलता से कहा कि सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल कर रही है, तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक वो भ्रष्टाचारी नहीं थे और बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तब आपने भी उन्हें भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। ये मोदी जी ने नवीन जिंदल को काला जो है कोयला का चोर कहा था, मैंने नहीं कहा। ये मोदी जी ने कहा था, ये मैंने नहीं कहा। ये भारतीय जनता पार्टी ने सुधांशु के जो वहाँ पर अपने बंगाल वाले उनकी सीडी रिलीज करने का काम किया था, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि भाई जनार्दन रेड्डी जो 70,000 घोटाले के आरोपी है, ये मैंने नहीं कहा कि अजीत पटेल जो है वो आरोपी है। बीजेपी तो कहती है कि रविंद्र जिंदल पर अभी तक आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुए हैं। मैंने नहीं कहा। बीजेपी कह रही है कि रविंद्र जिंदल पर आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। तो इन्होंने बड़ा सहज से विपक्ष को भ्रष्टाचारी कह दिया। ये बताएं कि कांग्रेस के किस नेता के ऊपर आरोप अभी तक साबित हुए? नाम बताएं ना। राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप साबित हुए हैं। चलिए ठीक है रामराजी जी, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर आरोप साबित हुए ना बताओ ना। मोदी जी का सिद्धांत है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा।
बोलिए मैंने आपको बताया ना, मोदी जी का सिद्धांत है, मैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनका आरोप भी तो वाजिब है ना रामराज जी। नवीन जिंदल को आप कोयला चोर कहते रहे, उन पर आरोप लगाते रहे, फिर उन्हीं को आपने पार्टी से टिकट दे दिया, ये कैसा मतलब न्याय हुआ है? देखो, आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता है। ये तो भाई साहब तो एडवोकेट है, उन्हें खुद पता है। आरोप तो ऐसे लगते रहते हैं, पता नहीं कौन किसके ऊपर लगा देता है। अब ये प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए शब्द हैं ये, तो प्रधानमंत्री तो आरोप लगा रहे हैं, तो सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे ना। प्रधानमंत्री जी का तो सिद्धांत मैंने आपको बताया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनका एक ही सिद्धांत है, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मतलब सिद्ध किए, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, तो मतलब आरोप तो सही होंगे। अब ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये जेल में जा रहे हैं, इनकी जगह वहाँ पे जेल में है। भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री आपके सामने है, दिल्ली का कैबिनेट आपके सामने है, वो सारे जेल में है। ऐसे ही मैंने आपको बताया ना। जो तो वही तो कांग्रेस कह रही है रामराजी जी, वही तो कांग्रेस कह रही है, जो बीजेपी में शामिल होते हैं वो जेल नहीं जाते, जो बीजेपी में शामिल नहीं होते वो जेल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई ये गलत कह रही है बात। देखो, उनका एक ही सिद्धांत है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ये बहन जी कह रही है, अभी इनके आका हैं, इनके आका की भ्रष्टाचार में सजा हुई थी। अब ये भ्रष्टाचार के ऊपर हमारे को क्या बात करेंगे बताओ? देखो वो बात कह सकता है वह जिसकी पार्टी बिल्कुल पाक साफ हो। हमारी बीजेपी में क्या है, मैंने आपको बताया, जैसे एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, एक चाय वाला, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। अब एक भूतपूर्व सैनिक का लड़का, एक मजदूर का बेटा, वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है। नायब सैनी जी उसका उदाहरण आपके सामने। और वो जहाँ भी जाते हैं, युवा शक्ति है, युवा शक्ति का एक जन सैलाब उनको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ जाता है, और वहाँ पर भीड़ लग जाती है, वहाँ पर रोड जाम हो जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये तो हमने ये भी देखा है खबर में कि विरोध भी लग रहे हैं, जो भीड़ आ रही है जब आपके नेता जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो विरोध हो रहे हैं, सारी भीड़ आ रही है, विरोध कर रही है, काले झंडे दिखा रही है, ये भी तो देखा जा रहा है ना। ऐसा नहीं, वो भेजे हुए 2-4 लोग होते हैं, वो अपना आप शांत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जन सैलाब आप जहाँ भी देखिए ना, जहाँ भी जाते जन सैलाब उनको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ जाता है, क्योंकि मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ी, देश तुल्ला जनता जनार्दन को उनकी नीतियां पा रही हैं। फिर मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियां बहुत बढ़िया हैं। वह गरीब का बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया, वो बार दूर रहा है, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, तो बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लग रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, फिर आप वही उपलब्धियां गिनवाने लग गए हैं रामराजी जी। आज डिबेट में उपलब्धियां गिनने नहीं है हमें, आज डिबेट में हम दूसरी चर्चा करने के लिए थे। चलो फिलहाल तमाम आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा पर बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, सभी नेता अपने दल बदल का दौर शुरू कर देते हैं, आए राम गए राम की ये सिलसिले लगातार चलते रहेंगे। अब ये तो जनता ही बताएगी कि किस पर जनता भरोसा करेगी और किसको कितने वोट देकर इस बार जनता जीत दर्ज करवाएगी। तो फिलहाल आज के इस मसले में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।